बेचारे हिंदू हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं, उनको 2 टाइम का खाना जुटाना है और फिर अगर लाभार्थी बनने का मौका मिले तो लाभार्थी बनने की लाइन में भी खड़ा होना है। फिर उनको महाकुंभ में जाके डुबकी भी तो लगानी है भाई, उनको दर्शन करने हैं, अपने पाप धोने हैं। इनके पास, हिंदुओं के पास बहुत ज़्यादा काम है हमारे, वो फ्री नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए। तो उनके बारे में कौन सोचेगा? तो ये लोग सोचेंगे। तो सोचने के लिए, सोचना, विचार करना बहुत बड़ी बात होती है ना। विचार करने के लिए आपको थोड़ा एक अनुकूल माहौल चाहिए, थोड़ा एक कंफर्ट चाहिए, तभी ठीक से आप सोच पाएंगे। तो चिंतन मनन करने के लिए इतना आलिशान तरह का एक कचहरी या दफ्तर का होना बहुत जरूरी बन जाता है, इसलिए उन्होंने बनाया है। और वहां जब के कोई बहुमत से एक अपनी बात रखता है तो जरूरी नहीं कि वो बात सच हो, वो जरूरी नहीं होता है कि हो, कई बार होती है, कई बार नहीं होती है। तो बहुमत का होना किसी बात की सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। जुडिशरी की मर्यादाओं से आगे बढ़कर लोगों की धारणाओं या तो मान्यताओं या तो बिलीफ को भी अगर अपने फैसले के मामले में अगर उसको आगे रखें, प्रायोरिटी दे, प्राथमिकता दे, तो मुझे लगता है कि फिर वो न्याय नहीं है। दर्शकों नमस्कार। हमारे पूर्व चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज को बीबीसी ने एक इंटरव्यू में ग्रिल किया और वो सभी सवाल किए जो कि देश की जनता उनसे पूछना चाहती थी, देश का विपक्ष उनसे पूछना चाहता था। सही तो ये होता कि देश की मीडिया ये सवाल पूछती, हमारे देश की मीडिया ये सवाल पूछती, लेकिन विदेशी मीडिया वो काम कर रहा है जो इस देश की मीडिया को करना चाहिए था। जनता के हक के सवाल पूछने चाहिए थे और ये भी पूछना चाहिए था कि क्या असल में हमारी अदालतें राजनीतिक प्रेशर में काम कर रही हैं, राजनीतिक प्रेशर में आकर अपने डिसीजंस को जो है वो डिलीवर कर रही हैं। दूसरी खबर यह है कि दिल्ली में देश की या फिर जो खुद को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था कहती है, हालांकि रजिस्ट्रेशन नहीं है वो बात अलग है, कहती है उसका एक नया मुख्यालय बन गया है, शीश महल बन गया है, लेकिन उसे कोई शीश महल कहने को राजी नहीं है। एक संस्था जिसको जो है सरकार का संरक्षण प्राप्त है या फिर कहें सरकार को उस संस्था का संरक्षण प्राप्त है। इन्हीं दोनों मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट मयूर जानी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। सर पहला सवाल तो मैं यही लूंगा, जो इंटरव्यू खैर आपने देख ही लिया है, जो राम मंदिर का फैसला आया पब्लिकली चंद्रचूड़ जी ने कहा है, सीजीआई पूर्व सीजीआई जी ने, कि उन्होंने फैसला देने से पहले ईश्वर से प्रार्थना की, दैवीय सलाह मांगी और तब जाके वो समझ जो है फैसला आया। क्या ये उनकी तटस्थता पर सवाल नहीं उठाता और वो इस बात पर आज भी टिके हुए हैं? सवाल का दूसरा भाग है, वो बाद में पूछूंगा, क्या तटस्थता पर सवाल नहीं उठता? जी सर। दृढ़ भाई नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मुझे तो बड़ा अच्छा इसलिए लगता है कि पहले तो मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं कि हमारे देश में कोई भी जो प्रमुख मीडिया संस्थान है वो इस तरह का इंटरव्यू और बड़े इतने सीधे और स्पष्ट सवाल रिटायर्ड जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से क्यों नहीं पूछ सकते, या अब तक वो क्यों नहीं पूछ पाए, या क्या इसके बाद भी वो पूछ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बीबीसी ने जो सवाल पूछे वो वही सवाल है जो आमतौर पे कोई भी अगर पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति और संस्था अगर है तो वो पूछेगी और उसे पूछना चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ ये है। तो यही दारिद्र्य दर्शाता है हमारे देश में पत्रकारिता का जो स्तर बन चुका है, उस स्तर कितना वो दरिद्र है वो दिखाता है। अब बात रही वो कि उन्होंने जो कहा, देखिए उन्होंने अपने हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश की, कहा कि भाई मेरी जो रिलीजियस बिलीफ है वो अपनी जगह है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट रूम में मैं जब प्रवेश करूंगा तो मैं उस रिलीजियस बिलीफ को आगे रखते हुए कोई फैसला सुनाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि ये कहने के लिए उन्होंने तर्क दिया है, उनकी अपनी है, वो वांटेड टू जस्टिफाई व्हाट ही सेड। पर आपके और हमारे सामने वो आपके इधर वो लखनऊ के जज साहब जो थे ना, कोई गुप्ता जी थे, जी। उनका भी
वो एक एग्जाम्पल इलाहाबाद आपको याद हाई कोर्ट के जज है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। तो उन्होंने जो बयान दिया था, मैं उसको उस बयान को दोहराना नहीं चाहता। तो वो तो उनकी व्यक्तिगत निजी उनकी मान्यता थी ना, उनकी व्यक्तिगत बिलीफ थी ना वो तो वो बतौर जज, हाईकोर्ट के जज होते हुए अगर वो अपनी निजी मान्यता का के प्रभाव में अगर इस तरह का बयान दे सकते हैं तो फैसला क्यों नहीं दे सकते? सवाल ये है कि चंद्रचूड़ साहब जब आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं तो आप पूरे देश की न्याय प्रणाली के आप वाहक होते हैं, उसके आप फ्लैग बेरर होते हैं। आपकी जो बातें होंगी वो बहुत सारी चीजें आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की जो कोर्ट्स हैं वहां तक इन्फ्लुएंस करेंगी। आप हो सकते हैं कि आप न्यूट्रल रह सकते हो, चलिए मान लेते हैं कि आप तटस्थ हो, अपनी मान्यता, अपनी धार्मिक मान्यताओं को घर में रखें और कोर्ट रूम में आप संविधान और जुडिशरी के जो धाराएं हैं उसका जो खाका है उसी को पकड़ के चले। चलिए आप कर सकते हैं, बाकी सब जज कर पाएंगे क्या? ये जो आप खुद एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं ये कहते हुए कि जब फैसला सुनाया था तो मैंने उनका स्मरण किया, उनसे गाइडेंस मांगी थी, तो दूसरे जज इसको कोर्ट रूम में लेके नहीं आएंगे अपनी निजी धार्मिक मान्यताओं को, इसकी क्या गारंटी है? इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज का उदाहरण तो सबके सामने है। खैर उस जज के ऊपर फिर क्या एग्जैक्टली कार्रवाई हुई मुझे नहीं मालूम, अगर मालूम हो आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उसके बाद उनके खिलाफ कुछ एक्शन कमेटी कुछ बनी थी लेने के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उस बारे में कुछ खबर नहीं आई उसके बाद फिर। तो खैर वो बड़ा खोखला जवाब लगा मुझे उनका, और आप देखेंगे तो वो खुद अस्वस्थ थे उस जवाब को देते हुए। He was not feeling comfortable while answering many of the questions the journalist from BBC asked. तो वो असहज थे, वो कंफर्टेबल नहीं थे, वो काफी डिफेंसिव मोड में थे, पर क्योंकि सवाल पूछा गया था, जवाब देने के लिए बैठे थे, उनको जवाब देना था। वो अपनी उस छवि को धोने के लिए, उस पर लगे दाग धोने के लिए, मेरी समझ है कि वो बीबीसी के सामने बैठे थे कि इसमें अगर मैं कुछ बातें अपने कर दूं और अपने जवाब दे दूं तो शायद मुझ पर जो ये सरकार के साथ या तो सरकार के प्रभाव में आकर कुछ निर्णय लेने का जो आरोप लग रहा है वो शायद धुल जाए। मुझे शायद वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाए। सर आगे इसी जवाब में, इसी सवाल के जवाब में मैं शब्दशः पढ़ देता हूं, हिंदी तर्जुमा है। चंद्रचूड़ कहते हैं कि न्यायिक रचनात्मकता महज बौद्धिक क्षमता पर आधारित नहीं होती, ये धारणाओं पर भी आधारित होती है, और हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से डील करते हैं, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट से। दो बात जरूरी है कि न्यायिक रचनात्मकता बौद्धिक क्षमताओं पर केवल निर्धारित नहीं होती। क्या चंद्रचूड़ सिर्फ ये कहना, क्या इस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि उन्होंने हिंदू धारणाओं को देखते हुए ये फैसला दिया, और क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट था इसीलिए ये फैसला है? देखिए चंद्रचूड़ साहब अकेले तो थे नहीं जिन्होंने ये फैसला लिया था, राम जन्मभूमि का फैसला वो अकेले तो थे नहीं कि लिया था। 5 जजों की बेंच थी ना, 5 जज थे अगर मुझे याद है तो, है ना? उनमें से 5 जजों की बेंच थी, और एक जज उस 4 से एक जज जो थे उनका इस मत अलग था, और 4 जज का मत जो था वो एक था, जिसमें ये था कि भाई इस जमीन को दे दिया जाए और वहां मंदिर के लिए बात की जाए, मतलब हिंदू धारणाओं की बात को, हिंदू धारणाओं को एक तरह से मान लिया जाए और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको खत्म कर लिया जाए। तो खैर देखिए, अब अगर जज जुडिशरी की मर्यादाओं से आगे बढ़कर लोगों की धारणाओं या तो मान्यताओं या तो बिलीफ को भी अगर अपने फैसले के मामले में अगर उसको आगे रखें, प्रायोरिटी दे, प्राथमिकता दे, तो मुझे लगता है कि फिर वो न्याय नहीं है। मुझे लगता है वो न्याय नहीं है, क्योंकि धारणाएं तो कुछ भी हो सकती है, और बहुमती या तो मेजोरिटेरियन जो आप समझते हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, जब कोई बहुमत से एक अपनी बात रखता है तो जरूरी नहीं कि वो बात सच हो, वो जरूरी नहीं होता है कि हो, कई बार होती है, कई बार नहीं होती है। तो बहुमत का होना किसी बात की सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता।
अगर आप न्यायपीठ पर बैठे हैं, न्यायासन पर बैठे हैं, तो आपका काम लोगों के सेंटिमेंट या धारणा क्या है उसको देखना समझना नहीं होता है। आपका काम ये होता है कि ये न्याय संगत है या नहीं है। उसमें जो दस्तावेज रखे गए हैं, जो आपके पास साक्ष्य हैं, जो प्रूफ है, जो विटनेसेस है, से लेकर हर चीज जो पूरी रहती है, वो उस वक्त जब आप फैसला लिखने के लिए बैठते हैं, पूरी दलीलों के सुनने के बाद और सब चीजों को देखने के बाद, तो जो इंडियन जो भारतीय जो न्याय संहिता जिसको भी कहते हैं हम लोग बीएनएस कहते हैं, पहले जो ये हमारा उसका नाम तो अलग था, इंडियन पिनल कोड और ये था, पर उसके मतलब जो न्याय संहिता है उसके तहत ये सब चीजें, ये दलीलें, ये प्रूफ, ये इसके तहत पूर्त हैं या नहीं है, या कम है, या इसमें कोई तकलीफ है, उसके आधार पर आपको फैसला लेना होता है। किसी को किसी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, धारणाओं को ध्यान में रखते हुए अगर कोर्ट फैसला देना शुरू करे, तब तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मेरी ये समझ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जी सर, आर्टिकल 370 पर भी इस पूरे इंटरव्यू में बात हुई। चंद्रचूड़ ये कहते हैं आर्टिकल 370 के सवाल पर कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था, सरकार ने जो बदला क्योंकि वो एक टेम्पररी प्रोविजन था और उसको फेड अवे हो जाना था, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था और नॉर्मल तरीके से ये हो गया। क्या ये नॉर्मल असल में था? ये सामान्य सवाल है। वेल, ये बड़ा पेचीदा सवाल है जी। नॉर्मल था क्या? ये तो ना, नॉर्मल तो नहीं था। लेकिन ऐसा होता क्या है कि आपने जब से जम्मू कश्मीर आपके साथ जुड़ा, तब से आपने जो जो आपने उसके लिए उसको एक विशेष दर्जा दिया था, वो भी कि ऐसे ही नहीं दे दिया था, उसमें भी बहुत सारी सोच विचार और ये सब हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब मन हुआ नेहरू ने कर दिया, ये सब जो बातें अनाप शनाप की जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। खैर, जब आप इसको रिवर्स भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। देखिए, कर सकते हैं कि नहीं, तो मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका क्या होना चाहिए, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर हो जाती है। आप समझ रहे हैं? जो तरीका था वो ऐसा नहीं था कि जो कोई सर्वसम्मति या सर्व स्वीकृति वाला था। वो सरकार चुनी हुई थी, बहुमत में थी, उसने फैसला ले लिया और वो 35A को निरस्त कर दिया। निरस्त नहीं किया, स्थगित किया, क्योंकि वो भी पोस्ट ही है, वो कोई हटा नहीं दिया है, पोस्ट किया हुआ उसको, ठीक है, पर कर दिया। तो तरीका अगर उचित होता तो ठीक तरह से इसको रेसिप्रोकेट किया जाता, लोगों के द्वारा भी, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी ठीक तरह से किया जाता। तो कर तो बिल्कुल सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन तरीका उसका उचित होना चाहिए था, जो तरीका नॉर्मल नहीं था, ये मैं मानता हूँ। और दूसरी बात ये कि उस पर जो जवाब दिया चंद्रचूड़ साहब, बहुत फीके नजर आए उस सवाल के जवाब में। जबकि वो जर्नलिस्ट ने पूछा, स्टीवन या स्टीफन नाम था मेरे ख्याल से उस जर्नलिस्ट का, स्टीवन, हाँ। उन्होंने जब पूछा कि भाई स्टेटहुड बगैर की सरकार का क्या मतलब है, स्टेटहुड तो दिया नहीं आपने वापस, आपने कैसे इंटरप्रेट किया इस पूरे कानूनी प्रक्रिया को, और आपके आपके आदेश को कैसे इंटरप्रेट किया गया, है ना? सरकार बन गई, 5 साल तक चुनाव नहीं हुए, उसके बाद सरकार बनी, और उसके बाद की बनी हुई सरकार के पास स्टेटहुड तो है नहीं, एलजी ही डिसीजन ले रहे हैं सब कुछ। तो उस सरकार, चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है ना? तो वो परेशान हुए वहां पे चंद्रशेखर। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारा काम कर दिया। उन्होंने ये कह के फिर पल्ला झाड़ दिया, ठीक है, हमने डेट भी तय की थी और हमने तो हमारा काम कर दिया, फिर बाकी तो अब वो सरकार को देखना है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। पर खैर, वहां मतलब मैंने कहा ना, पूरे इंटरव्यू में वो काफी अस्वस्थ और असहज नजर आए। वो सवाल भी पूछा गया कि भाई वो एक ये वन पार्टी रूल वाला मामला बनता जा रहा है ना? और आपके घर पे एक बड़े त्योहार पे प्रधानमंत्री का आना अपने आप में ये दर्शाता है कि एक मैसेज देता है ना कि भाई कोर्ट जो है वो भी अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के आसपास कहीं मतलब दबी हुई है। तो उनका भी जो जवाब दिया उन्होंने, वो बड़ा गले से नीचे उतरने वाला जवाब। मैं इसी पे आना चाह रहा था कि स्टीवन ये भी पूछते हैं सीजे साहब से कि
सरकार का दबाव जो जुडिशरी पे दिखाई देता है कई फैसलों में, जैसे सीएनआरसी का फैसला हो गया हो, 370 का फैसला हो गया हो, उसके बाद जो राहुल गांधी के सस्पेंशन का फैसला गुजरात की एक लोअर कोर्ट से आया था, उसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं कि भैया कोई प्रेशर नहीं है हम पे, तो हम तो केवल तुरंत कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे एक ऐसा एग्जाम्पल दे देते हैं जो वैसा एग्जाम्पल है जो मोदी साहब ने फ्रांस में जाके एआई की एक एप्लीकेशन को लेकर दिया था कि हैं। 23,000 कुछ एक मुकदमे जमानत याचिका थी। हमने कुछ कुछ ऑलमोस्ट सभी हमने उस याचिकाओं को, जमानत याचिकाओं को हमने उसका निकाल कर दिया। वैसा कुछ जवाब दे रहे हैं उसमें। तो वो उस चीज जी। को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जो 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 ट्रायल कोर्ट थी उसने किस आधार पर इसको आगे जो है सजा सुना दी, जो कि लंबित पड़ा रहा मामला 2.5-3 साल तक। अचानक वो चला, फिर अचानक वो हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने भी इसको यथावत रखा। ये किस बिना पे रखा? ताकि जब आपके पास आए तब आपने इसको कूड़े में डाल दिया। वो ट्रायल कोर्ट क्यों ये कर रही थी, किस आधार पे ये फैसला उन्होंने दिया? तो क्या वो प्रभावित नहीं थी पॉलिटिकल प्रेशर से? क्या हाईकोर्ट प्रभावित नहीं थी पॉलिटिकल प्रेशर से? जवाब तो इस चीज का देना पड़े उनको, वो नहीं दे पा रहे हम्म, उस चीज पर वो बात नहीं कर पा रहे। जी। सर दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली में एक बड़े सामाजिक संस्थान का एक नया कार्यालय बन गया है। बहुत बड़ा सामाजिक संस्थान है, खुद को अ, विश्व का सबसे बड़ा बनाता है। पहला सवाल तो सर सामान्य सा ये है कि जिस संस्थान का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है उसके पास 150 करोड़ का मुख्यालय है अब, और जो कि 3.5 एकड़ में फैला हुआ है बिना रजिस्ट्रेशन के। कैसे? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही। बस ऐसे ही। भाई हाँ। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है दृढ़ भाई, जब आपके हाथ में लठ हो बहुत बड़ी और हाँ। आप ही के हाथ में हो, जब आप ही के हाथ में हो, हम्म। तो कानून तो आप ही का चलता है, जोर आप ही का चलता है, हम्म। जबरदस्ती भी आप ही की चलती है। तो ऐसे ही इसमें आप लॉजिक मत ढूंढिए। इसमें आप रैशनल मतलब होने की कोशिश या मत कीजिए। या तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग लॉजिक ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या फिर ये मिलेगा बात नहीं, सच है, मिलेगा नहीं, ये बात मिलेगा सच नहीं है आपको, कि इसमें लॉजिक है ही नहीं। मिलेगा नहीं, है नहीं तो मिलेगा कहां से आपको, ये बताइए। हाँ। है ही नहीं लेकिन जब। सर जब एक सामान्य एनजीओ भी हम आप खोलने की कोशिश करें तो तमाम तरीके के ईडी के, आईटी के नियमावली है, पूरा कोर्स ऑफ कंडक्ट है, वो फॉलो करना पड़ जाता है, और 1 रुपए की भी हेर फेर हो तो ईडी आईटी जो है जीने नहीं देती। 150 करोड़ का समझ मतलब संभव ही नहीं है। नागपुर तो शुरू हुई संस्था, दिल्ली में पॉश इलाके में अब ऑफिस है। कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो लीगल एक्सप्लेनेशन होगा सरकार के पास। आप मांग के देखिए, देखिए क्या मिलता है। नहीं हम्म। मिलेगा। मैं ही तो कह रहा हूं कि जब आपके हाथ में अमर्याद सत्ता आपके अगर हाथ में आ जाती, कौन पूछने वाला है आपको? हम्म। और किसको जवाब देंगे आप, और क्यों देंगे जवाब? जब ये इस सोच के साथ चल रहे हो, जो कि सामंतवादी फ्यूडलिस्टिक सोच है आपकी, कौन आप और अमर्याद सत्ता है आपके हाथ में, हम्म। तो आप जो चाहो करो। तो अच्छी बात है कि 150 करोड़ का है, चाहते 1,500 करोड़ का बनाते, फिर भी आप नहीं पूछ पाते। हम्म। भाई तो लेकिन अच्छी किसी को बात। अब इसमें शीश महल नहीं दिखाई दे रहा है किसी को। देखिए वो ये वाला है मामला कि जो हम करेंगे वो लीला है, आप करोगे वो पापाचार है। हम्म। हम हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते, हमारी हर चीज जो है लीला होती है, जैसे ईश्वर की होती है, हमारी भी लीलाएं होती है। लेकिन आप अगर किया वही चीज को तो फिर वो पाप है, क्योंकि आप हम्म। योग्य नहीं उसको करने के लिए, हम हैं। बस ये इतना ही जस्टिफिकेशन है और कुछ नहीं है। हम्म। सिंपल है बड़ा। तो लेकिन सर, शीश महल वो अरविंद केजरीवाल बनाएगा, शीश महल हो जाएगा। हाँ। ये शीश महल नहीं है, ये नहीं हो हम्म। सकता, क्योंकि वो हमने ये किया है। धर्म ये तो धर्म की हमने रक्षा का सेंटर है। हम तो जो करते हैं वो धर्म और देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए करते हैं, तो हमसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता।
ये मतलब मतलब अगर अगर ये वाली बात स्टैब्लिश हो चुकी है कि हम कुछ गलत नहीं कर सकते, तो क्या वो जी। कभी हम समय देखेंगे कि जब आरएसएस जिस तरीके से लोग कभी आलोचना करते थे, फिर उसको धार्मिक संस्था मानने लगे, फिर सामाजिक संस्था मानने लगे, क्या उसका एक रोल रिवर्सल वापस आएगा कि जनता पूछने लगे कि भाई साहब आपका पैसा आ कहां से रहा है? ईडी आईटी पूछने लगे कि आपके पास जो है ये आप आय का स्रोत कहां से है? हाँ, वो वक्त तो आएगा, हम्म। वो आएगा। और मैं अब कुछ ज्यादा दूर भी नहीं देख रहा हूं, मेरी समझ ये है, उतना दूर नहीं है जितना कितना करीब हो सकता है? 1.5 साल, 1 डेढ़ साल, 2 साल मैक्सिमम। नहीं, मैं तो एक लंबी टाइमलाइन एक्सपेक्ट कर रहा था सर, एटलीस्ट 10 साल। नहीं नहीं, 1.5 2 साल मैक्सिमम, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, लेकिन क्या सर, ये ये एक सामान्य हिंदू के गाल पे तमाचा नहीं है कि आपकी आय का सोर्स खत्म होता जा रहा है, आप पे टैक्स लाद दिए जा रहे हैं, आप पे तमाम चीजों की जो है कमी है, घर में फीस नहीं जा पा रही है बच्चों की, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तमाम चीजें, और जिस संस्था को आप समर्थन करते हैं वो 150 करोड़ के घर में रहते क्योंकि तभी तो वहीं बैठ के आप इन सब हिंदुओं की जो बात कर रहे हैं, इनकी इनके हितों की रक्षा का चिंतन मनन तो तभी कर पाएंगे जब इतना बड़ा कोई आलिशान एक कोई पूरा एक कचहरी कहें तो कचहरी, दफ्तर कहें तो दफ्तर वो बनेगा। तो बैठने सोचने के लिए आपको थोड़ा सुकून चाहिए। वो जो बेचारे हिंदू हैं, वो तो वो मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं, उनको 2 टाइम का खाना जुटाना है, और फिर अगर लाभार्थी बनने का मौका मिले तो लाभार्थी बनने की लाइन में भी खड़ा होना है। फिर उनको महाकुंभ में जाके डुबकी भी तो लगानी है भाई, उनको हैं। दर्शन करने हैं, अपने पाप धोने हैं। इनके पास, हिंदुओं के पास बहुत ज्यादा काम है हमारे, वो फ्री नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए। तो उनके बारे में कौन सोचेगा? तो ये लोग सोचेंगे। तो सोचने के लिए, सोचना, विचार करना बहुत बड़ी बात होती है ना। विचार करने के लिए आपको थोड़ा एक अनुकूल माहौल चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक कंफर्ट चाहिए, तभी ठीक से आप सोच पाएंगे। तो चिंतन मनन करने के लिए इतना आलिशान तरह का एक एक कचहरी या दफ्तर का होना बहुत जरूरी बन जाता है। इसीलिए उन्होंने बनाया है। और वहां बैठ के वो हिंदुओं का हित कैसे सोचा जाए और कैसे भला किया जाए, ये बैठ के सोचेंगे वहां पे। हम्म। उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे सर, हो? बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं उन सामान्य हिंदुओं के बारे में सोचता हूँ कि जो व्यक्ति जिसने 500 रुपए के सिलेंडर के लिए वोट दे दिया, जिस व्यक्ति ने सामान्य अपने सुख सुविधाओं के लिए, सुख तो नहीं, सुविधाओं के लिए वोट दे दिया, और जिस संस्थान की छत्रछाया इस देश की सरकार पर है, वो संस्थान आज उन सभी देशवासियों के गाल पर तमाचा लगाती है कि देखो ये तुम्हारी असलियत है, ये आईना है, ये आईना है और तुम इसी के लायक हो। बिल्कुल, क्यों नहीं। और और हम लोग तमाचा खा रहे हैं, हम्म। अच्छा लगता है। मैं ये सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब मैं जी। कोई लाइटर नोट पे नहीं कह रहा हूँ। देखो, धड़ पे जो आपने कहा, वो जो देश का वो जो नागरिक है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो एक देश का नागरिक है। जो आपने कहा कि जिसके पास सिलेंडर रिफिल करवाने के पैसे नहीं है, या तो बच्चे जो पढ़ते हैं तो शायद उसके खर्चे उठाने की ताकत नहीं है, वो कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ है, ब्याजखोरों से ब्याज पे पैसे लाता है, कैसे भी करके अपना जीवन यापन करता है, वही है जो आत्महत्या भी करता है, वही है जो फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, डेस्परेट है, डिप्रेस्ड है। वो लोग हैं जिनकी तादाद इस देश में बहुत ज्यादा है। और वो वही लोग हैं जिनकी इस कमजोरी को, जिनकी कमजोरी है इनकी, वो उसी में से निकल नहीं पा रहे, और क्या करेंगे। तो उसी का तो फायदा उठा के ये जो संस्थान है, ये अब तक चल रहा था, अभी भी चल रहा है, आगे भी जब तक चलता रहेगा, इन्हीं सब चीजों का फायदा उठा के तो चलेगा।
देश के नागरिकों का कमजोर होना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों की समृद्धि के लिए, ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने के लिए, तभी तो वो सत्ता में बने रह पाएंगे। तो उनकी तो कोशिश रहेगी कि जो ऐसे जैसे दिखाई दे रहे हैं हम कमजोर, तकलीफ में, वैसे ही रहें, ताकि इनका पावर कम ना हो, इनके ऐश्वर्य में कोई कमी ना आ जाए। तो यही है दुनिया भर में, हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में भी जब जब कहीं किसी देश में, किसी भी कालखंड में इस तरह की घटनाएं हुई है, तो शासक ऐसे ही रहे हैं, और उस समय की जो देश के नागरिक है, जो प्रजा, जिसको मैं कहता हूँ कई बार प्रजा में कहता हूँ फ्यूडलिस्टिक मैनर में, तो वो भी ऐसी ही रही है जैसी आज हमारी स्थिति है। ये इतिहास में आप कहीं भी देख लीजिए, ये देखने को मिलेगा। पर हर चीज का अंत खैर होता है, हर चीज का अंत होता है, हम्म थोड़ा कभी कहीं जल्दी होता है, कहीं थोड़ा देर से होता है। खैर देखिए, जैसे सर बता रहे हैं कि फ्यूडलिस्टिक मैनर में हम खुद को प्रजा कहने लगते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक लहजे में अगर बात की जाए तो आप प्रजा नहीं है, आप नागरिक हैं, इस देश के मालिक हैं। जब जब आप अपनी हाथ से ताकत निकाल कर किसी और के हाथ में रखेंगे तो वो चाबुक बन जाएगी, वो जो आपकी आपकी कमर पर टूटेगी, वो जाहिर सी बात है। दो खबरों के बारे में आज बात की, किस तरीके से अदालतों से बाहर निकलकर जज सही सवालों का सामना करते हैं तो असहज हो जाते हैं, और जब हम अपनी ताकत किसी और के हाथ में रख देते हैं तो वो ऊंचे आलिंदों, ऊंचे मकानों में रहने लगते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं। खैर, मुझे नहीं लगता निजी तौर पर कि आरएसएस कभी लोगों के समीप थी या लोगों की निजी भावनाओं के समीप थी भी। उनका इस्तेमाल हुआ, लेकिन चुनावी फायदे के लिए हुआ। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी तरीके की चर्चाओं को देखने के लिए बोलता हिंदुस्तान और मयूर जानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।